अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक न्यू डिस्कशन के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमल में 9 माह में कौन-कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं जो कराने चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि कंफर्म होता है कि आपकी प्रेगनेंसी है, यानी कि आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं जब आप 1 वीक 7 टू 10 डेज से ज़्यादा अपने पीरियड जब मिस करते हैं। कुछ लोग घर में यूपीटी के थ्रू कर लेते हैं और कुछ लोग का यूपीटी में नहीं आता तो वो ब्लड टेस्ट से कंफर्म कर लेते हैं। देन आपका अल्ट्रासाउंड होता है, सैक आ जाता है, हार्ट बीट आ जाती है। मैं आपको अपने प्रोटोकॉल्स बताऊंगी जो मैं कराती हूँ पेशेंट्स में। तो जब हार्ट बीट आ जाती है तो उसके बाद कुछ 5-6 बेसलाइन टेस्ट होते हैं जो कराना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी। सबसे पहले हम उसमें हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, एचपी चेक करते हैं कि वो पूरा है, 10 से ऊपर होना चाहिए। ये मैंने इस पे प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है एनीमिया से, तो आप वो जरूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगी बहुत सी चीजें। तो एचपी देखते हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करते हैं। उसके अलावा डब्ल्यूबीसी यानी टीएलसी काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट चेक करते हैं कि कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं है ब्लड में। नॉर्मल हम 14 तक कंसीडर करते हैं, अगर उससे ज्यादा हो तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी में नेचुरली इम्यूनिटी लो हो जाती है, तरह तरह के आपको इन्फेक्शन ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। बार बार यूटीआई होता है जिसको रिकरेंट यूटीआईज कहते हैं। उसके अलावा परजेंट डिस्चार्ज हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, फ्लू, एलर्जी, कुछ भी हो सकता है। तो वो इंडिकेशन शो कर देता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन चल रहा है। थर्ड, हम प्लेटलेट काउंट चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिसमें प्लेटलेट बहुत ज्यादा भी होते हैं, बहुत कम भी होते हैं। तो उनकी एक नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, 150 से 450 लैक्स में होता है ये, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज, और ये मैं हर 2 महीने के बाद रिपीट करती हूँ। आपका और बच्चे का आपस में क्या रिलेशन चल रहा है, क्योंकि आप जो खाएंगे बच्चा वही लेगा, और दिन ब दिन आप का एचबी कम होता जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए फूड सप्लीमेंट तो बहुत जरूरी है, आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक किसी चीज पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम तो फ्रूट्स खा लेंगे, वेजिटेबल्स खा लेंगे, बहुत से नट्स यूज करेंगे तो हमें ना आयरन या फॉलिक एसिड लेने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है, हर किसी की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। आप अगर सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो साथ डाइट को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है तो साथ सप्लीमेंट्स भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो चीजें हैं, दो जाने हैं, एक आपकी और आपके बच्चे की। तो एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज करके आप तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि एनीमिया होता है, ब्लड लगने की नौबत आ जाती है। एचपी के लेवल्स होते हैं, अगर एचपी 6 हो ना, हिमोग्लोबिन 6 तक हो, तो उसमें हम ब्लड लगाते हैं। बहुत से पेशेंट्स को लगता भी है। फिर देखिए उसकी कितनी कॉम्प्लिकेशन होती है, रिएक्शन हो सकता है, उसके अलावा 100 तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं बेशक स्क्रीनिंग हो। अगर 6 से 8 के दरमियान होगा तो सबसे पहले तो हम इसमें लो एचपी की, सॉरी मैं बताना भूल गई, वजह मालूम करते हैं कि थैलेसीमिया तो नहीं है। थैलेसीमिया रूल आउट करके उसके लिए 2-3 टेस्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, से पता चल जाता है कि आपको खून की बीमारी, जो कहते हैं ना पैदाइशी आपको खून लग रहा है, खून की बीमारी है, वो थैलेसीमिया होता है। वो रूल आउट करना होता है। देन उसके बाद, क्योंकि थैलेसीमिया में ब्लड लगा सकते हैं, आयरन नहीं लगा सकते। तो अगर आपका एचपी 6 टू 8 के दरमियान है और पहले थैलेसीमिया कंफर्म है कि नहीं है, तो फिर हम आपको आयरन देते हैं, वीनोफर। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आ गई हैं, और अभी तो इतनी अच्छी इंजेक्टेबल्स आ गई हैं कि अगर हम आपको उनकी 2-3 डोज देते हैं तो वो रिकवर हो जाता है। पहले तो इतनी लॉन्ग लास्टिंग ड्रिप्स लगानी पड़ती थी, 2-2 3-3 हफ्ते ऑल्टरनेट डेज पे, तब जाके कहीं 1-1 ग्राम पूरा होता था। उसके अलावा अगर 8 से ऊपर एचपी है, 9 है, 10 है, तो उसको हम डाइट से और ओरल मेडिकेशन से कंप्लीट कर सकते हैं। और ये मेरी प्रैक्टिस में इस चीज को मैंने प्रूव किया है अल्हम्दुलिल्लाह, कि कोई ऐसा पेशेंट, बहुत कम, रेयर, एक दो ही पेशेंट हो गए जिनको वीनोफर या ब्लड लगा है, वो भी अगर किसी और के पेशेंट थे या किसी एलएचवीज के हाथ से हैंडल होके आए हुए थे हमारे पास, तो इस वजह से। अदरवाइज जो हम स्टार्टिंग से एंड तक पेशेंट लेके जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको नीड नहीं हुई है। इसी के साथ दूसरा टेस्ट आ जाता है रैंडम ब्लड शुगर लेवल, वो हम आपके स्टार्टिंग में बेस लाइन में चेक कर लेते हैं। वहां से हमें अंदाजा भी हो जाता है कि आपकी शुगर फ्लक्चुएट तो नहीं कर रही। अगर आपको पहले डायबिटिक है तो क्या वो शुगर आपको जब हमल हुआ है तो उसके लेवल्स कंट्रोल्ड है या नहीं है, और अगर नहीं है और वो बॉर्डर लाइन आएंगे फिर हम उस पर नजर रखते हैं। उस पर भी मैंने गेस्टेशन डायबिटीज पे भी पूरी मैंने डिटेल्स वीडियो बनाई हुई है। इसी तरीके से हाइपरटेंशन पे भी, कि अगर उस तरह की कंडीशन हो तो तब हम कौन कौन से मंथ, कौन कौन से वीक्स पे कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं। तो ये जस्ट मैं आपको जनरल बता रही हूँ कि जनरल कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी और सी प्रोफाइल आ जाती है कि जॉन्डिस को रूल आउट करना होता है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम उसमें जिगर के टेस्ट कर लेते हैं कि जिगर खून बना रहा है कि नहीं, और अगर कॉम्प्लिकेशंस हों या ऐसी कोई चीज पॉजिटिव आती है तो हम आपको फिर स्पेशलिस्ट के पास रेफर करते हैं।
हेपेटाइटिस बी सी के लिए तो आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते, लेकिन प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। और अगर सिम्प्टोमेटिक होते हैं तो फिर हम आपको ना मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास रेफर करते हैं। देन आ जाता है जी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, हस्बैंड का नेगेटिव है, तो बच्चे को कवर देने के लिए एंटी डी इंजेक्शंस लगते हैं। कुछ लोग तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगवा लेते हैं। इस चीज़ का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता कि बच्चे वाला इंजेक्शन। अक्सर लोग आते हैं और कहते हैं कि बच्चे में अब नॉर्मेलिटी ना हो तो उसका एक इंजेक्शन लगता है। तो ऐसी बात नहीं होती। एंटीबॉडीज बनने के लिए माँ के अंदर, ताकि बहुत से इन्फेक्शंस ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए वो चीज़ लगाई जाती है। अगर आप डिलीवरी के 48 टू 72 आवर्स के दरमियान अगर आप लगा सकते हैं तो वो बेस्ट है। ज़रूरी नहीं है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है।